जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए कृषि संबंधित क्षेत्र के प्रश्न। ठीक है, तो आज के वीडियो में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनको आज वीडियो में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लेखपाल के लिए, आपके यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए और संभवतः आपके वीडियो के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में देखते हैं कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करने के लिए वीडियो अंत तक देखें। अधूरे कार्य कभी भी परिणाम नहीं देते। वो लोग कभी भी सफल नहीं होते जो अधूरे कार्य करते हैं, जो कार्य शुरू करके बीच में ही छोड़ देते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। और परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं तो सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए। कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र के प्रश्न। तो प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तर है इसका, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो कृपया बताइए, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? ये पिछले साल आपके पीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और उस समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो इस बार डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उस समय प्रधानमंत्री 1991 में पीवी नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ये प्रश्न भी कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न मशरूम प्रकारों में से कौन सा एक भारत के कुल उत्पादन में प्रमुख योगदान करता है? जायंट मशरूम, पैडी स्ट्रा मशरूम, व्हाइट बटन मशरूम या इनमें से कोई नहीं? बताइए आपको इनमें से क्या ऑप्शन सही लगता है। निम्न मशरूम प्रकारों में से कौन सा एक भारत के कुल उत्पादन में से प्रमुख योगदान करता है? जायंट मशरूम, पैडी स्ट्रा मशरूम, व्हाइट बटन मशरूम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा व्हाइट बटन मशरूम। व्हाइट बटन मशरूम भारत के कुल मशरूम उत्पादन में प्रमुख योगदान देता है। ठीक है, तो व्हाइट बटन मशरूम भारत के कुल मशरूम उत्पादन में योगदान देता है। अगला प्रश्न है, तो भारत में मशरूम के कुल उत्पादन का 85% उत्पादन बटन मशरूम का है। ठीक है, तो कुल उत्पादन जितना भारत में उत्पादित होता है उसका 85% बटन मशरूम का है। और बटन मशरूम में प्रोटीन युक्त होते हैं। इसमें प्रोटीन की पाचन क्षमता 60 से 70% तक होती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया? बताइए, इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बताया? किसान कल्याण आयोग, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, कृषि वृद्धि आयोग, कृषि विकास एवं वृद्धि आयोग? बताइए कौन सा इसमें उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर है आपका कृषि लागत एवं कीमत आयोग। आपका सही उत्तर है कृषि लागत एवं कीमत आयोग। ठीक है, तो कृषि लागत एवं कीमत आयोग ने आपका एमएसपी निर्धारण को अनिवार्य बनाया था। ठीक है, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी और 22 फसलों की एमएसपी जारी किया जाता है। ठीक है, 22 फसलों की एमएसपी जारी की जाती है। 1965 में कृषि कीमत एवं लागत आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उत्पाद में एक मार्क को प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? ठीक है, निम्न में से किस उत्पाद में एक मार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी कोल्ड ड्रिंक, ऑप्शन सी दलहन, ऑप्शन डी इत्र। बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर है दलहन। एक मार्केट प्रमाणीकरण चिन्ह है, एगमार्क मार्केट प्रमाणीकरण चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। तो एगमार्क जो है वो खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर दलहन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अधिक उत्पादन किया गया? ऑप्शन ए गेहूं और ज्वार, ऑप्शन बी चावल और ज्वार,
ऑप्शन सी गेहूं और चावल, ऑप्शन डी ज्वार और कपास। बताइए इनमें से सही उत्तर क्या होगा। तो इनमें से सही उत्तर आपका होगा गेहूं और चावल। जी हाँ, गेहूं और चावल का उत्पादन सर्वाधिक किया गया था। तो जानते हैं हरित क्रांति के बारे में। भारत में 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1966-67 में, जब रासायनिक खादों और उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग किया गया था। हरित क्रांति के सूत्रपात का श्रेय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। तो विश्व में हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलॉग हैं और भारत में हरित क्रांति के पिता एम.एस. स्वामीनाथन है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसे अच्छे से याद करिए। विश्व में हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलॉग हैं और भारत में हरित क्रांति के पिता एम.एस. स्वामीनाथन है। अगला प्रश्न है, कितने प्रतिशत भारतीय जनसंख्या आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है? तो इसका सही उत्तर है वर्तमान में 48%। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि, उद्योग, सहकारिता या कोई नहीं। बताइए कौन सा इसका सही है। तो इसका सही है ए, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र ए है, कृषि है। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में कृषि का भारत की जीडीपी में 19.9% हिस्सा है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में कृषि का भारत की जीडीपी में 19.9% हिस्सा है। ठीक है, ये तथ्य भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को कितने यूएस डॉलर तक बढ़ाना है? तो इसका सही उत्तर होगा 250 बिलियन से अधिक कृषि निर्यात को बढ़ाना है। 250 बिलियन से अधिक कृषि निर्यात को बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस क्रांति में तिलहन के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है? तो तिलहन से जुड़ी हुई आपको क्रांति पता होनी चाहिए, कौन सी है। पहला ऑप्शन है हरित क्रांति, दूसरा ऑप्शन है श्वेत क्रांति, तीसरा ऑप्शन है स्वर्ण क्रांति और चौथा ऑप्शन है डी क्रांति। तो आपका जो तिलहन उत्पादन है वो पीली क्रांति से जुड़ा हुआ है, तो इसका सही उत्तर डी होगा, पीली क्रांति। ठीक है। तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, जबकि श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी से है और पीली क्रांति का संबंध खिलौनों के उत्पादन, खिलौने नहीं, यहाँ पे वो होगा तिलहन के उत्पादन से है। ठीक है, ये गलत लिख गया, टाइप हो गया, तिलहन होगा यहाँ पे। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से होगा। ठीक है। तो विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड इसका सही उत्तर है। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता? नाबार्ड द्वारा, व्यापारिक बैंकों द्वारा, सहकारी बैंकों द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं देता। ये बैंकों का बैंक कह सकते हैं आप, जैसे आरबीआई इंडिया के सभी बैंकों का बैंक होता है, तो कृषि से रिलेटेड जो बैंक है वो उसका बैंक नाबार्ड आप कह सकते हैं, उसकी संस्था नाबार्ड है। ठीक है, उत्तर इसका नाबार्ड होगा। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को पर्याप्त और समय पर ऋण उपलब्ध कराने की अग्रणी ऋण वितरण प्रणाली है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 1998-99 में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा की गई थी। तो यह प्रश्न आपको कई बार पूछा गया कि किसान क्रेडिट कार्ड कब शुरू किया गया? तो वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा 1998-99 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरकों से है। ये भी प्रश्न कई बार आया है कि उर्वरकों के उत्पादन से वृद्धि से, जबकि श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है। और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, जबकि रजत क्रांति का संबंध मुर्गी और अंडा उत्पादन से है। ये भी कई बार पूछा गया है आपका। नीली क्रांति, रजत क्रांति, सारी क्रांतियों के नाम आपको याद होने चाहिए, कौन किससे संबंधित है। कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आती है? अगला प्रश्न आपका है, कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आती है? तो फल और सब्जियां जो तुरंत ही खराब हो सकती हैं वो चीज़ें न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं रखी जाती हैं, जिनका भंडारण एक लंबे समय तक न किया जा सके। तो इसलिए आप इनमें फल और सब्जियों को रख सकते हैं। तो इसका अगला प्रश्न है, कौन सी दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा मसूर की दाल। ठीक है, मसूर की दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया था? तो 16वां प्रश्न है आपका, 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया था? तो आपका इसका उत्तर होगा धान।
धान का समर्थन मूल्य सबसे पहले घोषित किया गया था। ठीक है, तो वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई, जिसका नाम वर्ष 1985 में बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कृषि लागत और मूल्य आयोग। यहीं से न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है। तो जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है, यही न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना करता है। तो अगला प्रश्न है, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया? अन्न है, यहाँ पर अन्न टाइप हो गया है, अन्न है। बहुत टाइपिंग की गलतियां हो रही हैं, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो आंसर इसका होगा 1948। ठीक है, 1948 में अधिक अन्न उपजाऊ अभियान शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, उच्च पैदावार वाले बीज को की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है गेहूं। ठीक है, गेहूं से संबंधित है। गेहूं की अन्य किस्में क्या हैं वो भी देख लीजिए आप। गेहूं की अन्य किस्में हैं मालवीय 533, RL 213, KRL 210, सुजाता DL 803, राज 1555। ये गेहूं की अन्य किस्में हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? ठीक है, भारत के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितने फसलें शामिल की जाती हैं? मैं इसका उत्तर दूं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कोई प्रश्न हो, आपके कोई सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं हर आपके कमेंट पढ़ता हूँ और हर पे प्रतिक्रिया देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आपका प्रश्न है, भारत के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितने फसलें शामिल की जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है 22 फसलें। तो गन्ने के लिए MSP नहीं जारी की जाती है, यह आप ध्यान रखेंगे। गन्ने के लिए MSP नहीं जारी की जाती है, गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। उचित और लाभकारी मूल्य गन्ने के लिए घोषित किया जाता है। खरीफ की 14 फसलें MSP में शामिल हैं, रबी की 6 फसलें MSP में शामिल हैं और 2 वाणिज्यिक फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है? तो इसका सही उत्तर है टमाटर। पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है? तो टमाटर की है। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? तो 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई। मुख्यालय इसका चेन्नई में है, चेन्नई तमिलनाडु में है। यह प्रश्न भी आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? तो 14 जनवरी 1965 को मुख्यालय चेन्नई में है, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये रहा आपका कृषि से जुड़े हुए प्रश्न जो UPSSC द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए। मैंने लगभग सभी प्रश्न शामिल किए हैं जो डेटा आधारित थे। करंट के डेटा पर जो आधारित होते हैं, जिनमें उपज पूछी जाती है, उत्पादन पूछा जाता है, वो कृषि वर्ष पे आधारित होते हैं। मैंने उन प्रश्नों को इसमें नहीं रखा है क्योंकि बीते वो प्रश्न अभी नहीं पूछे जाएंगे। इसके लिए आप अपने कृषि का डेटा तैयार कर लीजिए। तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।